मोदी सरकार ने अच्छे दिनों के जो वायदे किए थे, आपको क्या लग रहा है कि क्या अच्छे दिन आ गए कि अभी आने बाकी हैं? अच्छे दिन की शुरुआत हो गई, और अगर मैं ये कहूँ कि अच्छे दिन आ गए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभालते ही देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और दुनिया के जिन जिन देशों में वो गए हैं और उनका स्वागत हुआ है, सत्कार हुआ है, भारत के प्रति जो मान सम्मान बढ़ा है वो देश की जनता का सम्मान बढ़ाने वाला काम हुआ है। विदेश नीति और कूटनीति में पूरी तरह से 101 से भी ज़्यादा % अगर मैं कहूँ तो सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही साथ स्वच्छता अभियान जो प्रारंभ किया है, वास्तव में इस देश में स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छता अभियान चलाने की महती आवश्यकता थी, बहुत पहले से चलना चाहिए। दुनिया के कई देशों में मैं भी गया हूँ। भारत में जो स्वच्छता का वातावरण है उसको और ठीक करने की आवश्यकता, उन देशों में बहुत स्वच्छता का वातावरण बहुत अच्छा है। और जब स्वच्छ भारत होगा तो स्वस्थ भारत अपने आप बनेगा, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है तो बीमारी बढ़ती है, और बीमारी को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया है। ये सरकारी योजनाओं के माध्यम से है, परंतु मानसिक परिस्थिति को परिवर्तित करके मोटिवेट करने की दृष्टि से भी ये बहुत ज़रूरी है। फिर विकास की दृष्टि से सामान्यतया चाहे कोई किसी भी प्रकार का काम धंधा करता हो, पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है उसको। और प्रधानमंत्री जी ने छोटे छोटे गरीब परिवार के लोग जिनके पास अकाउंट खोलने के लिए पैसा नहीं था, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक प्रारंभ की, और दुनिया का पहला देश है मेरी जानकारी अनुसार जहां बिना पैसे के बैंक में अकाउंट खोले गए। और जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 15 करोड़ लोगों ने अभी तक बैंक में अपने खाते खोले हैं। उसमें 8.5-9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना पैसे के बैंक में खाता खोला, और खाता खोलते ही उनको 5,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की लिमिट की पात्रता हो गई। अर्थात उनके खाते में कोई पैसा नहीं, परंतु वो 5,000 रुपये तक की धनराशि निकाल करके अपने घरेलू छोटे मोटे काम में, जो इनकम सोर्स बढ़ाने की दृष्टि से हो सकते हैं उसमें, या घरेलू काम के लिए खर्च करने का अधिकार दे दिया। और लगभग मैं सोचता हूँ 3 करोड़ के आसपास लोगों ने इस प्रकार की योजना का लाभ भी लिया है। तो बिल्कुल गरीब से गरीब तबके का परिवार है, उसमें भी कुछ अच्छे दिन आए हैं ऐसा दिखाई देने लगा। इसके साथ ही साथ बेरोजगारी को दूर करने के लिए और लोगों को कौशल प्रशिक्षण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया, और सारे देश में कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की। मेरे मंत्रालय से भी हम स्किल ट्रेनिंग, कौशल प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करते हैं। हम प्रशिक्षण के दौरान मानदेय भी देते हैं, और प्रशिक्षित होने के बाद जैसा मैंने बताया कि हम उनको कम ब्याज पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी मुद्रा बैंक नाम की एक योजना इसी उद्देश्य से बनाई कि जो बेरोजगार लोग हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, बैंकें तो लोन पहले भी देती थी परंतु आसानी से नहीं देती थी, और अगर देती भी थी तो ब्याज की दरें बहुत हुआ करती थी। और बैंक मैनेजर ये कहता था कि हमको ऐसा लगता है कि ये आदमी पैसा वापस नहीं लौटाएगा तो हम नहीं देंगे, हमको लगेगा कि ये पैसा दे देगा उसी को देंगे। कुल मिलाकर सबको नहीं मिल पाता था। ये मुद्रा बैंक के माध्यम से 10,000 रुपये से लेकर के 30 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का एक प्रावधान किया है। इसका लाभ बहुत बड़ी संख्या में लोग लेना प्रारंभ कर चुके हैं। और निश्चित रूप से जब जो जिस क्षेत्र में काम करना चाहता है उस क्षेत्र में पूंजी निवेश की व्यवस्था होगी तो पूंजी निवेश करके वो अपना कारोबार करेगा, आय सोर्स उसके बढ़ेंगे, और आय सोर्स बढ़ेंगे तो विकास होगा, उसका भी होगा, उसके परिवार का होगा, समाज का होगा, देश का होगा। तो ये योजनाएं 2 प्रमुख रूप से इस दृष्टिकोण से ज़्यादा हितकर है। इसके साथ ही साथ सामान्यतया दुर्घटनाएं होती है, और कई बार दुर्घटना में किसी का अंग भंग हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा योजना प्रारंभ की है, 2 बीमा योजना, और एक पेंशन योजना भी प्रारंभ की है। अब ये 2 बीमा योजना है, एक जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 18 साल से 50 वर्ष तक की उम्र की लोगों की पात्रता है, और इसमें आप साल भर के 330 रुपये जमा करा दो तो 2 लाख रुपए का बीमा हो जाता है। इसमें अगर कोई अंग भंग हो गया या आँख में चोट लग गई
और दिखना बंद हो गया तो 1 लाख रुपए उसको क्षतिपूर्ति के रूप में बीमे से मिलने की योजना है। फिर एक योजना और है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये जमा कराना है साल भर में और 18 साल से 70 वर्ष की उम्र तक की पात्रता है। अर्थात 18 साल से 70 वर्ष और उधर 18 साल से 50 वर्ष। तो अगर 18 साल से 50 वर्ष की उम्र तक के दायरे में जो लोग आते हैं वो इधर वाली और इधर वाली दोनों बीमा पॉलिसी ले सकते हैं 342 रुपये जमा करने पर। 330 प्लस 12 342 रुपये जमा कराओ तो 4 लाख के बीमे की उसको सुविधा मिलती है। जी। चलिए, अच्छा, आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन विपक्षी जो है लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। वो मोदी जी की विदेश यात्राओं पर अगर आप देखें तो कटाक्ष करते हैं, उनके सूट पर करते हैं, वो उनका जो प्रोग्राम आता है मन की बात उस पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या कहना है उस पर आपका? देखो क्या है, देश के प्रधानमंत्री को देश की आज़ादी के बाद 67 साल हो गए और विदेशियों से वाणिज्यिक संबंध बढ़ाना, कारोबार करने की दृष्टि से संबंध बढ़ाना, सांस्कृतिक संबंध बढ़ाना या मैत्रीपूर्ण भाव से संबंध बढ़ाना, तो विदेशी यात्रा तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगी। पहले वाले प्रधानमंत्री जी ने भी की है, उनसे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई इतना हो सकता है, परंतु पहले वाले प्रधानमंत्री जी के रहते हुए देश के प्रति दुनिया के दूसरे देशों के जो अच्छे भाव नहीं थे, तुच्छ भाव भी कह सकते हैं, छोटे छोटे देश टेढ़ी आंख से देखते थे और कुछ करते थे, सहयोग नहीं करते थे। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाते थे तो ये माना जाता था कि भारत का प्रधानमंत्री आ रहा है, ऋण मांगेगा, कर्जा मांगेगा। ऐसी स्थिति हो गई थी। उस स्थिति को ठीक करने के लिए दुनिया के देशों में आने जाने का और विचारों के आदान प्रदान की महती आवश्यकता है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जहाँ तक आपने कहा कि सूट बूट की सरकार है, अब ये ओछी बात है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के अभी तक के सब लोग सूट बूट पहनते रहे, कोट पैंट पहनते रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है। परंतु इसका जवाब भी सरकार की ओर से जा चुका है। सूट बूट पहनना कोई गुनाह नहीं है, जबकि वो सूटकेस लेना और बेईमानी भ्रष्टाचार करके देशवासियों के साथ अन्याय करना, वो पद्धति ज़्यादा खराब थी। उस पद्धति से ये पद्धति बहुत अच्छी है, कहीं कोई इसमें खराबी नहीं है। कांग्रेस वालों को विरोध करने के लिए कोई सकारात्मक मुद्दे या रचनात्मक मुद्दे या तथ्य पूरक मुद्दे मिल नहीं रहे, इसलिए कुछ नहीं तो जो मन में आए वो अनर्गल बातें कर रहे हैं, असत्य निराधार और इस समय का अगर आप पूरा देखें तो बहुत सारे मामले ऐसे चल रहे हैं जिसपे कहीं ना कहीं सरकार, अभी मध्य प्रदेश में देखिए व्यापम वाला जो मामला चल रहा है, अभी हाल ही में 43 लोगों का जो आया है, इससे पहले भी जो ये मामले चल रहे थे, इस पर क्या कहना है आपका? क्यों ऐसा हो रहा? भारतीय जनता पार्टी फुल फेज में उसने सरकार बनाया है, डेवलपमेंट की बात कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मन की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी हाल में 3-4 मामले हुए, सुषमा स्वराज जी, आगे भी जो भी मामले हुए, उस बारे में क्या कहना है आपका? किस तरह से देखते हैं? देखो, इस विषय पर सरकार और संगठन दोनों तरफ से बहुत सारी बातें स्पष्ट की जा चुकी है, बताई जा चुकी है, और धीरे धीरे ये सब बातें जो कांग्रेस वाले या विरोधी दल के लोग उठा रहे हैं वो असत्य सिद्ध होती जा रही है। उनके इन आरोपों में कहीं कोई दम नहीं है। अगर ललित मोदी जी की पत्नी को इलाज के लिए कोई वीज़ा देने की सहमति दे दी तो कोई गुनाह नहीं किया, पहले भी इस प्रकार से सब होता रहा है। वो अपराधी है, उसके खिलाफ संबंधित संस्थान आवश्यक कार्रवाई कर रही है, उसको उस कार्रवाई से कोई बचाने का प्रयास नहीं किया। मानवीयता के आधार पर हमारी तो मानवता ये कहती है कि अगर कोई बीमार है तो उसकी मदद करें इलाज कराने के लिए। अगर उन्होंने वीज़ा मांगा और उसमें सहमति दे दी और वो भी उस सरकार से संबंधित उस देश से बातचीत करने के बाद, तो कोई गुनाह नहीं है। बाकी मुद्दे जो उठाए गए वो असत्य, निराधार और मनगढ़ंत अपने आप सिद्ध होते जा रहे हैं। धौलपुर के महल को लेकर के चर्चा उठाई गई और रिकॉर्ड और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सब सबूत दे करके बता दिया कि ये असत्य, निराधार बातें कर रहे हैं कांग्रेस वाले। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले बुरी तरह से पराजित हो गए। देश की आज़ादी के बाद पहली बार उनकी इतनी दुर्गति की है देश की जनता ने, क्योंकि देश की जनता के साथ उन्होंने अन्याय, अत्याचार और शोषण का वातावरण बना दिया था और देश को विकास के मार्ग पर ले जा कर के विकास अवरुद्ध कर दिया था और विकास माइनस में जा रहा था। ऐसी स्थिति में जनता ने जब उनको सजा दी
तो अब वो इधर उधर कहीं ना कहीं बगले झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से कुछ मिल जाए। बिहार में क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी आप जो आने वाला चुनाव है उसको आप किस तरह से देखते हैं? और बिहार का चुनाव अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, उसको आप क्या लगता है आपको किस तरह से रहेगा चुनाव? देखो, बिहार में भारतीय जनता पार्टी दमखम से चुनाव लड़ेगी और बहुमत प्राप्त करेगी। आपने तो मुख्यमंत्री का नाम भी ले दिया। देखो, जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री की घोषणा पहले कर दी जाए, ये आवश्यक नहीं है। और लंबे समय तक इस प्रकार की परंपरा रही है कि इस प्रकार की पहले से कोई घोषणा नहीं की जाती रही है। बीच बीच में जहाँ ऐसा लगता है वहाँ कर दिया, और नहीं करना वो कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो इसी पे घेर कोई रहे हैं गलती नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि वहाँ कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है, आरजेडी का अस्तित्व समाप्त हो गया, और नीतीश कुमार का अस्तित्व भी समाप्ति की ओर अग्रसर है। और ये कौम से आशय मेरा जाति नहीं है, पार्टी जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, ये अपने आप को ये कहते हैं कि जिंदा कौमें कभी इंतज़ार नहीं करती, ये कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते। रात में सोते हैं तो किसी पार्टी में और उठते तो किसी और पार्टी में। ये आज दिखाने के लिए ज़रूर गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, परंतु चुनाव आते आते इनका गठबंधन भी असफल होगा और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतेगी। अंतिम मेरा सवाल, योगा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़ावा दिया है, लेकिन विपक्षी और अलग अलग लोग इसमें कई सारी प्रतिक्रिया आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? क्या लगता है आपको कि क्या इस तरह से होना चाहिए कि योगा को और बढ़ावा देना चाहिए? क्या कहना है आपका? देखो, विपक्षियों पर इस विषय पर तो मुझे तरस आती है। योग का महत्व आदिकाल से चला आ रहा है, और जो योग पद्धति से व्यायाम करते रहे हैं वो दीर्घायु रहे हैं, 100 साल से अधिक की उम्र जीते रहे और स्वस्थ रहे। मानसिक शांति का वातावरण उनके शरीर में और वो बना रहता है। इसको धर्म से जोड़ना या और किसी मजहब से जोड़ना ये घोर निंदनीय है। योग पद्धति वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध है कि योग स्वस्थ शरीर के लिए लाभदायी है। आपने अगर देखा हो तो सेना ने इस पर वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया है और ये पाया है, जैसे लेह लद्दाख में योग पद्धति से अगर कोई व्यायाम करता है तो वो जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी वो पूर्ति हो जाती है वहाँ। और ये टीवी पर भिन्न भिन्न चैनलों ने दिखाया भी है, वो परीक्षण किया है वैज्ञानिक आधार पर, मेडिकल आधार पर, सब दृष्टि से। और दुनिया के 177 देशों ने इसको स्वीकार किया और 192 कंट्रीज ने इस पर 21 तारीख को 21 जून को योग दिवस पर योग पद्धति से व्यायाम किया है। अब दुनिया के देश इसको स्वीकार कर रहे हैं और यहाँ कुछ लोग पता नहीं क्या उनके मन में है, शायद वो ये सोच रहे हैं कि योग पद्धति को स्वीकार कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाएगी, इसलिए इसका जैसे तैसे विरोध करो। इसके विरोध का कोई औचित्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है। योग पद्धति स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है, स्वस्थ भारत के लिए भी आवश्यक है। चलिए गहलोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप और इसी तरह डेवलपमेंट करें। तो ये थे गहलोत जी जिन्होंने अपनी बातों को सामने रखा। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।